हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से मुस्लिम लॉ पे ही स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रॉम्प्ट डॉर यानी तात्कालिक मेहर। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने सब कुछ इसके बारे में पहले ही बता दिया था। सब कुछ का मतलब है एक बार आपको इंट्रोड्यूस तो करा ही दिया था कि आज हम प्रॉम्प्ट मेहर देखेंगे और ये क्या होती है, कैसे क्या होती है, इसके बारे में डिटेल हम आज ही समझेंगे। तो मेरे सब कुछ बता देने का मतलब आप गलत मत निकालिएगा। मतलब कि आज जो चर्चा होने वाली है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था। और रही मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम और हिंदू लॉ आप देखेंगे जितना भी स्टेट है जो भी जुडिशरी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, चाहे वो हायर जुडिशरी हो चाहे लोअर जुडिशरी हो, वहाँ पर आपको फैमिली लॉ ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आप रिसेंट में देखिए कि बिहार एडीजे और यूपी एडीजे दोनों की वैकेंसी आई हुई है और दोनों में ही आपको फैमिली लॉ यानी हिंदू मुस्लिम लॉ दोनों ही पढ़ना है। और एक चीज़ हम डिफरेंट जो है देखते हैं, थोड़ा सा अलग हम हट करके, कि बिहार जो एडीजे है यानी बिहार हायर जुडिशियल सर्विस का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको क्रिश्चियन लॉ भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम लॉ तो आपको पढ़ना ही है हर हाल में। और यूपी जुडिशरी का जब आप सिलेबस देखिएगा तो यूपी जुडिशरी के सिलेबस में भी आपको प्री मेंस दोनों में ये मिलेगा। और अगर आप बात करते हैं यूपी की लोअर जुडिशरी की तो वहाँ भी है, बिहार की लोअर जुडिशरी की बात करेंगे तो वहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब है कि मिला जुला के हिंदू मुस्लिम लॉ आपको हर हाल में बहुत अच्छे से तैयार करना है, प्री हो चाहे मेंस हो। और बिहार एडीजे का जो सिलेबस है वो मैंने अपने चैनल पे एक बार डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या है सिलेबस में। और मैं सोच रही हूँ कि अभी यूपी जुडिशरी की वैकेंसी तो आई नहीं है, तो अभी उसका सिलेबस या उस पर चर्चा करने से फ़ायदा नहीं। आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे अपने अपने हिसाब से, लेकिन यूपी एडीजे की वैकेंसी आई है तो उसका एक बार मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि जो लोग नए हैं या जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं भी शायद उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तात्कालिक मेहर क्या होती है? तो नाम जब आप पढ़ते हैं प्रॉम्प्ट यानी तात्कालिक, उससे आपको पता चलता है कि ये आपको तुरंत ही देनी पड़ती है। यानी वर पक्ष यानी जो लड़के वाले होते हैं या उसके गार्जियन जो है उसको पत्नी की मांग पर उस मेहर को फौरन देना पड़ता है। यानी जब वो मांग लेगी तब आपको देनी पड़ेगी, चाहे शादी के पहले हो, शादी के दौरान हो या शादी के बाद हो। यानी निकाह के पहले, निकाह के टाइम पे या निकाह के बाद में आपको देनी ही पड़ेगी। और ये जो मेहर है यानी तात्कालिक मेहर प्रॉम्प्ट डॉर, ये पत्नी को कुछ अधिकार भी प्रदान करती है। यानी उसके हाथ में कुछ पावर होता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इस मेहर की खास बात ये है, वो अधिकार देती है कि तात्कालिक अदायगी करनी पड़ेगी। यानी लड़के पक्ष को, लड़की वालों को यानी लड़की को पत्नी जब चाहे वो ले सकती है। अब किससे लेगी? पति या उसके संरक्षक यानी जो उसके गार्जियन होंगे, या जैसी भी स्थिति होगी, या गार्जियन के अलावा जो पति के वारिस होंगे उससे भी ले सकती है। तो स्थिति जैसी भी हो, पति, संरक्षक या फिर स्थिति जैसी हो गार्जियन से भी ले सकती है। मेहर की रकम के लिए वो सब के सब उत्तरदायी होते हैं, जिसका अभी मैंने नाम लिया, जिन 3 कैटेगरीज को बताया आपको। और ये निकाह के पहले भी ले सकते हैं, निकाह के बाद भी ले सकते हैं। इसमें पत्नी के ऊपर है। यहाँ देखिए, पत्नी की मांग पर आपको तुरंत देनी पड़ती है, चाहे वो जब भी आपसे मांग ले। आपसे मतलब लड़के वालों से। दूसरा अधिकार मिल रहा है हमें साधारण ब्याज का। तो जाहिर सी बात है, जब रकम चुकाने में देरी होती है, देर हो रही है, तो फिर उसको उस हिसाब से ब्याज लेनी पड़ेगी। लेनी नहीं, देनी पड़ेगी। मेहर को तत्काल नहीं दिए जाने पर ब्याज प्राप्त कर सकती है पत्नी, और ऐसा जो ब्याज है वो मेहर की अदायगी की मांग की तिथि से शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जनवरी में किसी भी डेट को पत्नी ने मेहर की डिमांड की, जैसे कि मान लेते हैं 5 तारीख को डिमांड की, जनवरी की 5 को, और 5 तारीख को उस पति पक्ष ने मेहर नहीं दी और 6 को भी नहीं दी, तो 5 तारीख से ही उसका ब्याज जो है वो शुरू हो जाएगा, पत्नी उसको ले सकती है। तीसरा अधिकार यहाँ पे देखिए, संभोग करने से इनकार करना। पति अगर मेहर की अदायगी नहीं करते हैं, या उसके संरक्षक नहीं करते हैं, या उसके वारिस नहीं करते हैं, तीनों में से जो भी स्थिति रही हो, तो पत्नी के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने पति को संभोग करने से इनकार कर सकती है। अब इसके साथ एक लैंडमार्क जजमेंट जुड़ा हुआ है, वो हम देख लेते हैं ज़रा सा। केस है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, 1886 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसाइडेड है। अब इसमें क्या हुआ था
उसको बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रूल है कि अगर पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है और होता आ रहा है और उसके बाद मेहर की अदायगी जैसे नहीं हो रही है, तब भी उनके बीच में रिलेशन बन गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद या साल भर के बाद अगर पत्नी ये डिमांड करती है कि अब उसको मेहर चाहिए और अब वो ऐसा नहीं कर सकती, अपने पति को इनकार करती है, और उसका हस्बैंड जो है जाके रेस्टिट्यूशन और कंजुगल राइट्स के लिए यानी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन, जो कि हिंदू लॉ में आपको सेक्शन 9 में दिखता है, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए केस फाइल कर देता है, सूट फाइल कर देता है, तो वहाँ पर जो पत्नी है वो मेहर की अदायगी के आधार पर प्रतिवाद नहीं कर सकती है, यानी पत्नी अपने आप को किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकती है। इसकी वजह ये है कि अगर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेहर की अदायगी नहीं हो रही है तो आपको उसी समय जो पत्नी है उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उसी समय इनकार करना चाहिए, रिलेशन क्रिएट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिलेशन क्रिएट हो गया तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि आपको मेहर से ज़्यादा मेहर आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपके हस्बैंड और आपका रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से आपने उस पर अभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने कुछ महीनों यानी पत्नी ने कुछ महीनों के बाद मेहर की डिमांड की और वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए इनकार करे और हस्बैंड तुरंत चल जाए कोर्ट में और दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की बात करने लगे, तो पत्नी अपना बचाव यहाँ पर नहीं कर सकती। इसी पर बेस्ड है ये केस अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का। अब इसमें हुआ क्या था वो हम देखते हैं। इसमें हस्बैंड जो रहता है वो अब्दुल कादिर रहता है और उसकी वाइफ का नाम सलीमा रहता है। शादी के बाद में पति पत्नी का 3 महीने का जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और इसके बाद में सलीमा अपने मायके चली जाती है और फिर वहाँ से वो वापस नहीं आती है। कादिर ने क्या किया, सलीमा के खिलाफ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मुकदमा दायर कर दिया। सलीमा ने यहाँ पर प्रतिवाद में 2 और आरोप भी लगा दिए, मतलब उसने डिफेंड तो किया ही, 2 और आरोप लगा दिया कि मेहर की अदायगी नहीं करने पर वो ऐसा कर रही है। लेकिन दूसरा आरोप उसने क्या लगाया, इसकी डिटेल जो है बुक में, मेरे पास बुक में नहीं है, क्योंकि केस का सिर्फ फैक्ट ही लिखा रहता है, फालतू बात तो लिखी नहीं रहती है, तो हो सकता है कि वो उतना रेलिवेंट ना हो, इस वजह से मेरे बुक में नहीं है। तो इतना ही सिर्फ मेरे बुक में बताया गया है कि अब चूंकि मेहर की अदायगी तो किसी भी हाल में करनी थी, क्योंकि ये तो उस महिला, मुस्लिम महिला का ये अधिकार है कि वो उस रकम को ले, तो वहाँ पर अब्दुल कादिर को मेहर की धनराशि जो है अदालत में पहले जमा करवानी पड़ी और डिसाइड ये हुआ कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जो डिक्री थी वो अब्दुल कादिर के फेवर में हो गई, यानी कि पत्नी को अपने पति के साथ यानी सलीमा को अपने हस्बैंड अब्दुल कादिर के साथ जाना पड़ा, रहना पड़ा। और यहाँ पर यह भी सही हुआ कि अब्दुल कादिर को मेहर की रकम अदालत में जमा करानी पड़ गई। लेकिन डिसाइडेड यही है, रूल यही है कि अगर आपके बीच में यानी पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका हो तो फिर आप में डिफेंड नहीं कर सकती हैं या हस्बैंड के साथ रहने से इनकार नहीं कर सकती हैं। तो आज का ये जो मेरा वीडियो था वो प्रॉम्प्ट डॉर पे ही बेस्ड था, जो कि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, और ये आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में डिटेल में अपने मेंस के लिए नोट्स आपको बना लेना चाहिए, और वीडियो को 2-3 बार सुनने से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा आपको बार बार सुनना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम डेफर्ड डॉर डिस्कस करेंगे, यानी स्थगित मेहर, जिसे हम मुअज्जल मेहर भी कहते हैं, और आज वाली मेहर को मुअज्जल मेहर कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देती हूँ। ये शायद मुझसे गलती हो गई, छूट गया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में यानी कई सारे वीडियो में मुअज्जल और मुवज्जल को डिस्कस कर दिया है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लगा कि कभी कभार एग्ज़ाम में सवाल जो है तात्कालिक मेहर नहीं दे करके शायद एग्ज़ामिनर आपको मुअज्जल दे दे, तो आपको शायद वहाँ पे दिक्कत नहीं हो, इसलिए बार बार शायद आपको याद दिलाना चाहिए। तो इसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज का ये हमारा वीडियो अभी पे हम इसको एंड करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे स्थगित मेहर क्या होती है, और उसे भी हम प्री का मेंस के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे।
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।